अब सही आ रहा है। ठीक है, वो अब मैंने सही हो गई। अब आ रही। दोबारा से शेयर किया बंद करके, कुछ प्रॉब्लम रही होगी। ठीक है, तो आज हम लोग जो है पाली वर्णमाला का परिचय पढ़ेंगे। जितनी भी संसार में भाषाएं हैं, सभी के अपने अपने वर्ण होते हैं, और उसी तरह से पाली में भी वर्ण होते हैं। पाली भाषा के जो मोगलैन व्याकरण है, मैंने प्रारंभ में ही आप लोगों से कहा था कि पाली के विभिन्न व्याकरण ग्रंथ हैं, जिसमें मोगलैन, कच्चायन, सद्यनीति, वाला अवतार, इन 4 ग्रंथों का मैं हमेशा नाम लिया, और भी होंगे, और भी है ये व्याकरण साहित्य अपना पूरा। तो जो मोगलैन व्याकरण है, वो पाली में कुल 43 वर्ण मानता है। उस परंपरा, मोगलैन परंपरा के अनुसार पाली में 43 वर्ण होते हैं, किंतु कच्चायन व्याकरण, वालावतार, सद्यनीति इत्यादि में 41 वर्ण ही माने गए हैं। इन दोनों में जो अंतर है वो स्वर में अंतर है। यहाँ पर आप 2 चीजें देख रहे हैं, एक ये और दूसरा ये 2 शब्द जो हैं ये मोगलैन व्याकरण में दिए हैं, किंतु कच्चायन व्याकरण, वाला अवतार, सद्यनीति वगैरह में ये नहीं दिए हैं। इसलिए हम जो भी आज पाली का अध्ययन करते हैं वह इन दोनों के अतिरिक्त करते हैं, इन दोनों शब्दों को नहीं करते हैं। इसी हिसाब से पाली में हमारे कुल 41 वर्ण ही होंगे, उसमें से 8 स्वर होंगे और 33 व्यंजन होते हैं। अगर हम मोगलैन परंपरा की बात करेंगे तो यहाँ 10 स्वर हो जाएंगे। मोगलैन परंपरा में ये 10 स्वर वो मानते हैं, तो इस हिसाब से 43 हो जाते हैं। यदि 8 स्वर को हम देखते हैं तो 41 होते हैं। लेकिन ये जो व्यंजनों की संख्या है 33, ये सभी व्याकरण ग्रंथों में एक समान ही है, अर्थात जो व्यंजन शब्द हैं वो एक जैसे। सभी भाषाओं में कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन शब्द होते हैं। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सभी भाषाओं में लगभग लगभग होता है। उसी तरह पाली में भी स्वर और व्यंजन 2 शब्द होते हैं। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो पाली में हम जो पढ़ेंगे, जो आगे हमको पढ़ना है, जिसपे हमको आगे पाली का अभ्यास करना है, वो यहाँ 41 वर्ण को लेकर के मुझे आगे पाली का अध्ययन करना है। इसके हिसाब से हमारे पास 8 स्वर और 33 व्यंजन होंगे। ये मुझे, इसके आधार पर ही हम अपना आगे का पाली भाषा का अध्ययन करेंगे। स्वर की बात करें तो हम सब जानते हैं, हम सब ने हिंदी, संस्कृत या अन्य भाषाओं को पढ़ते समय अपनी पढ़ाई के दौरान स्वर और व्यंजन पढ़े हैं। स्वर और व्यंजनों की परिभाषा जो अन्य भाषाओं में होती है वही पाली में है। स्वर उस अक्षर को कहते हैं जो बिना किसी की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, ये सब जो है स्वर में आते हैं। व्यंजन उस वर्ण को कहते हैं जो दूसरे वर्ण अर्थात स्वर की सहायता लेकर ही बोला जाता है, उसके भिन्न नहीं बोलते हैं। यदि किसी व्यंजन से स्वर को निकाल दिया जाए तो वह आधा हो जाता है। जैसे यहाँ पर का है तो का में आधा का प्लस आ, यह इक्वल टू का होता है। अर्थात यह जो का है ये बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता या बिना स्वर के नहीं होता है, इसलिए यह व्यंजन शब्द में आता है। तो जो व्यंजन की परिभाषा होगी कि वह वर्ण जो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सके वह व्यंजन कहलाता है। यह स्वर और व्यंजनों की परिभाषा है। पाली में भी यही है और अन्य भाषाओं में भी यही है। अब हम एक एक करके स्वर और व्यंजनों को देखेंगे। जैसा मैंने कहा कि हम पाली के 8 स्वरों
को पढ़ेंगे, उसी के आधार पर हम जो है आगे अपना पाली का अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं आ, ई, बड़ा आ, ई, उ, ए, ओ। यहाँ पर हिंदी की तरह बड़ा ए बड़ा ओ नहीं होता है। हिंदी या संस्कृत में हम अंग शब्द को, जो अंग शब्द होता है हमारा, उस शब्द को भी हम स्वर में लेते हैं। जैसे ये जो शब्द है, इस शब्द को हिंदी में या संस्कृत में भी ये स्वर में गिना जाता है, लेकिन पाली में इसको स्वर नहीं, पाली में ये शब्द होता है लेकिन यह स्वर नहीं होता है। इसको हम निगीत कहते हैं, इसको अलग से रखा गया। तो इस आधार पर यदि आप देख लें तो पाली में स्वर, व्यंजन और निगीत, निगीत को इसलिए जोड़ते हैं कि अपने आप में इकलौता होता है, अंग अकलौता है, अंग आ नहीं होता है। जो आ विसर्ग के साथ होता है वो पाली में नहीं होता है, केवल अंग होता है, और इसको हम निगीत कहते हैं। आपको निगीत कहीं लिखा मिलेगा, कहीं अनुस्वर भी होगा, तो अनुस्वर भी कह सकते हैं और निगीत भी कह सकते हैं। इसको हम बाद में अभी देखेंगे। तो अब मैंने यहाँ हर शब्द के साथ एक एक उसका अक्षर लिखा। जैसे आप लोगों को याद होगा, बचपन में हम लोग नर्सरी केजी या नर्सरी केजी के सिस्टम से पहले, जब नर्सरी केजी नहीं होता था, सीधे फर्स्ट में पढ़ते थे गांव के प्राइमरी स्कूल में, तो हम लोग को रटाया जाता, छोटा आ से आम, बड़े आ से आम का क्या बोलते थे निहाल? छोटे आ से अनार, बड़ा से आम, छोटे से आम, छोटे आ से बड़े आ से ईख, छोटे ऊ से छोटी से इमली, बड़ी से ईख। ओके ओके ओके, सारे लोगों को पता है, सारे लोगों को पता है, समझ गया। बड़े उसे ऊन। ओके ओके, समझ गया। तो उसे आप समझिए कि आप बचपन से ही अल्फाबेट पढ़ रहे हैं, चूंकि पाली प्रारंभ, तो मैंने उसी के आधार पर यहाँ हर वर्ण का एक शब्द लिख रखा है। तो आप पढ़ सकते हैं कि छोटे आ से अम्ब, अ से अम्बफलंग, आ से आसंदी, ई से इला, ई बड़ी ई से ईशा, ऊ से उलको, ऊ से उरु, ए से एल्को, ओ से ओठो। अब यहाँ हर शब्द का, चूंकि पाली है, न शब्द का मीनिंग समझ में आएगा, तो मैंने हर किसी के आगे एक शब्द हिंदी भी लिख रखा है। ये शब्द भी आपकी वोकाबलरी को, आपके शब्दकोश ज्ञान को बढ़ाएंगे, तो इसलिए इसको आसान करने के लिए मैंने यहाँ लिखा है। मैं इसके आगे आ ई उ ए ओ भी लिख सकता था, पर मैंने सोचा ऐसा लिखने से आपको बचपना भी याद आएगा और शब्दकोश भी, पाली का शब्दकोश भी बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह का लिखा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा पढ़ने में, सीखने में। तो यहाँ पर आ ई, अब यहाँ पर देखिए आप कौन कौन से शब्द जो अभी तक समझते थे वो नहीं है। ए नहीं है, औ नहीं है, और आ नहीं है। अंगा जो विसर्ग वाला होता है, पाली में जब भी लिखते हैं इसीलिए केवल एक ए की मात्रा लगती है, डबल ए कहीं नहीं लगता है। और हमेशा ओ प्रत्यय या उपसर्ग में जहां भी लगाते हैं ओ लगाते हैं, औ नहीं लिखते हैं। इसलिए जो गौतम शब्द होता है वह गौतम को गौतमो लिखा जाता है, गौतमो नहीं लिखते हैं, क्योंकि पाली में औ नहीं होता है। इसलिए यहाँ जब भी जो ए शब्द आते हैं तो एन को हम लिख सकते हैं, एन को नहीं लिख सकते हैं। एनक, एनक शब्द होता है पाली में, तो एन को नहीं लिख सकते, एनक लिख सकते हैं। ये हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे मुझे इन शब्दों के विषय में जब हम समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे, और इसका अभ्यास अपने आप धीरे धीरे होता चला जाएगा। अब ये स्वर क्लियर हो गया सारे? मुझे लगता है कि शब्द भी आपके समझ में आ गए होंगे, स्वर भी। अब हम आगे बढ़ते हैं व्यंजन शब्दों का। व्यंजन शब्द जो है, प्लीज माइक अपना म्यूट कर दें, मुझे बहुत सारा चे पप्पू की आवाजें आ रही हैं। प्लीज अपना अपना माइक चेक करें किसका अनम्यूट है, म्यूट कर लें प्लीज। तो
आगे हम देखेंगे कि पाली को कैसे कैसे अल्फाबेट कौन क्या क्या हैं जो 33 हैं और उसको किस वर्गों में बांटा गया। पहले उससे पहले हम सीक्वेंस में इसको पढ़ते हैं। का जैसे हिंदी में का खा गा गा ना, च छ ज झ या, ट ठ ड ढ न, पा फा बा भा मा, या र ल व स ह, ऐसे होता है। ऐसे उसमें क्षेत्र ज्ञा और भी हिंदी में होता है, पर वो उसको लास्ट की चीजों छोड़कर बाकी सब उसी सीक्वेंस में जैसा हमने बचपन से पढ़ते आए हैं ऑलमोस्ट उसी तरह का आप यहाँ देखेंगे। तो जैसे संगीता जब बचपन पढ़ती तो का से कबूतर पढ़ती होगी, लेकिन हम यहाँ पाली में का से कमल पढ़ेंगे, क्योंकि कमलंग पाली का शब्द होता है। कमलंग इसका अर्थ होता है कमल। ख खजूरी, खजूरी बोलते हैं खजूर, बड़ा टेस्टी होता है खाने में और बहुत फायदेमंद होता है, फाइबर का भरपूर स्रोत होता है, ऐसे सारे लोगों को खजूर खाना चाहिए। तो खा से खजूर। ग गजो, गज हाथी को बोलते हैं, गज पाटिपदिक शब्द है, जब हाथी के लिए बोलते हैं तो गजो हो जाता है वो, तो गज का गजो हम बोलते हैं, गजो मतलब हाथी। घरनी मतलब गृहिणी। और जिस तरह से हिंदी में हम लोग पढ़ते थे अंग्या खाली, ऐसा पढ़ते थे ना, जब का से कबूतर, खा से खड़िया, गा से गमला पढ़ते थे तो हम लोग खाली अंगा खाली पढ़ते, तो ऐसा ही यहाँ भी ऐसा ही है। इसलिए देखिए मैंने यहाँ कोई शब्द नहीं लिखा, ठीक है। बंते तो जी एक सवाल और है मेरा। जी बंते जी हमें ये जानना है कि जो पाली की ओरिजिनल लिपि है वो क्या ये हिंदी से मिलते हुए वर्ड ही है या ब्राह्मी थी? बुद्ध के समय में वो ब्राह्मी थी। ब्राह्मी थी। हाँ, और एक किसी भाषा की दो चीजें होती है, एक भाषा होती है, एक उसकी लिपि होती है। तो लिपि कोई भी हो सकती है और भाषा तो भाषा ही रहेगी, है ना। तो उस समय बुद्ध काल में जितनी भी जो लिपि थी वो देवनागरी, उस वक्त देवनागरी का विकास नहीं हुआ था, इसलिए वो ब्राह्मी लिपि। सम्राट अशोक ने जब पाली को कहीं लिखा, माइक बंद कर ले प्लीज, तो तब वो ब्राह्मी में लिखा था। और जब श्रीलंका में प्रथम बार पाली का जो लिखना प्रारंभ हुआ, श्रीलंका में जब बुद्ध वचनों को लिपिबद्ध किया गया तो पहली बार पाली लिखी गई, और इसलिए वहीं पे पाली के ग्रामर ग्रंथों का भी रचना की गई। तब जाकर के जो श्रीलंका की लिपि थी, सिंगल लिपि थी। सिंगल में दो लिपियां हैं, सिंगल एक प्राचीन लिपि भी सिंगल है और न्यू लिपि भी सिंगल है। तो सिंगल की प्राचीन लिपि में पाली को प्रथम बार लिखा गया। उसके बाद सब प्रथम जो 6वीं शताब्दी ईस्वी में अठकथाचार्यों ने सिंगली बुद्ध वचनों को देवनागरी में किया था, तब तक देवनागरी का विकास हो चुका था। तो इसलिए हम आज भारत में पाली का पठन पाठन करते हैं, देवनागरी में करते हैं, और जो लोग देवनागरी वाले नहीं हैं वो रोमन में भी पाली का को पढ़ाया जाता है। मैं रोमन को पाली में कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बता ही दूंगा, आज नहीं तो कल कोशिश करूंगा बताने का, वो भी बता दूंगा कि हम रोमन में पाली शब्दों को कैसे लिखेंगे। तो पाली को रोमन लिपि में भी लिखा जाता है, बड़ी आसानी से लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो लिपि कोई भी हो सकती है। तो हम जो यहाँ पढ़े, चूंकि हम लोग देवनागरी वाले हैं इसलिए हम देवनागरी में पढ़ेंगे, ठीक है जी बंते जी। तो पर शब्द का उच्चारण शब्द ऐसे ही होंगे, लिपि हम कैसे लिखते हैं वो अभी हम जब रोमन में देखेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ का से कमल, कमलंग, ख खजूरी, ग गजो, घ घरनी, अंग खाली, चा चक्कम, चक्कम चक्र बोलते हैं, चक्रमन चक्र को, पहिए को, चंक चक्कम, चक्क चंक, दो शब्द आते हैं, कभी कभी बड़ा लोग उच्चारण में कंफ्यूज करते हैं। चंक होता है टहलना, जो चहलकदमी करते हैं, हम लोग चहलकदमी बोलते हैं हिंदी में, उसको चंक बोलते हैं, और चक्र को चक्क बोलते हैं। तो यहाँ कभी कभी आपको आगे चंक भी मिलेगा, चक्र भी मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज ना होना। और छत्तांग, छत्ता, छत्ता मतलब होता है छतरी, चूंकि छत्ता निगीत शब्द है इसलिए यहाँ पर ओ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा ग। गज जो है वो निगीत नहीं है इसलिए वो प्रत लगा दिया। ये मैं पहले आपको की क्लास में बता चुका हूँ कि पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग दोनों में
कौन सा प्रत्यय लगता है, क्या लगा के हम शब्द बनाते हैं। क्योंकि छतरी जो है, छाता जिसे हम कहते हैं, वो है नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए निगीत शब्द लगेगा। तो छत्ता जो मूल शब्द छत्ता होता है उसमें निगीत लगा देंगे तो छत्तांग हो जाएगा। जंबीरंग, जंबीर भी निगीत शब्द है, जंबीर बोलते हैं नींबू को, तो जंबीरंग हो जाएगा। झल्लिका, अब देखिए निगीत नहीं है लेकिन स्त्रीलिंग में आता है ये पाली, इसलिए अगर ये पुल्लिंग में आता झल्लिको हो जाता, तो इसको झल्लिका, झिंगुर। तो इस तरह से ये शब्द हैं। आगे देखें, यहाँ आपके आपके हिंदी में यहाँ खाली पढ़ते थे शायद हम लोग, तो यहाँ पर यहाँ मतलब यानी होता है, यानी मतलब होता है ज्ञानी, ज्ञानी। ट टंकंग, छेनी। ठ ठानंग, मैंने ये ठानंग शब्द पढ़ाया था, निहाल आपको याद है? किसी को याद है? मैंने जब पुल्लिंग शब्द पढ़ा रहे थे तो मैंने नहीं, नपुंसक लिंग में मैंने ठानंग बत पढ़ाया था। जैसे मैंने बोला था पुलिस ठानंग, रेलट ठानंग, रेलट पुलिस जी ठानंग। जी बताया था। जी पुलिस स्टेशन को रेलवे स्टेशन। जी, तो ठानंग रेल शब्द ठानंग। मैंने बताया था कि वो ठानंग शब्द, तो मैंने अरे भाई बात करने के बाद माइक म्यूट कर लिया करो। आप लोग आपस में बात करते रहे तो फिर हमको समझ में नहीं आती है बात। तो ठानंग जो है वह स्थान के लिए प्रयोग होता है, तो कहीं भी हम किसी स्थान की बात करेंगे तो ठानंग शब्द यूज करते हैं, इसलिए ठा से ठानंग लिखा। यहाँ ये तीन शब्द खाली समझिए आप, कोई उसका मीनिंग नहीं आता है, शब्द नहीं आता है। तथागतो, तथागत बोलते हैं बुद्ध को, इसलिए त से तथागतो। थ थविका मतलब थैली। दप्पनो, दप्पन शब्द होता है, दप्पन मतलब दर्पण, शीशा, जिसे हम लोग चेहरा देखते हैं, तो वो दप्पनो। धजो मतलब ध्वज, झंडा, यहाँ झंडा भी लिख सकते थे। धजो, ध्वज बोलते हैं। नकुलो, न से नकुलो, नेवला। पंचालिका, यहाँ पर ये जो यहाँ देख रहे हैं ये आधा यहाँ बनेगा, यहाँ पर ये पूरा यहाँ नहीं बनेगा, ये हलंत होता नहीं, ये मैंने सिर्फ मेरे यहाँ बनता नहीं है इस हमारे कंप्यूटर में, इसलिए हमने क्या चीज कुछ बोला तो पंचालिका, जैसा मैं कह रहा था कि यहाँ पर जो यहाँ है ये आधा यहाँ बनता है, क्योंकि मेरे यहाँ कंप्यूटर में लिखने में नहीं बनता है, इसलिए मैंने इसको पूरा लिख के नीचे हलंत लगाया समझने के लिए आधा। तो पंचालिका नाक से बोले जाने वाला शब्द मैं बताऊंगा आगे कल की क्लास में कि कौन से शब्द कंटक हैं, दंतक हैं, है ना, होठक हैं, दंतोठक हैं, ये मैं कल की क्लास में बताऊंगा। आज मैं थोड़ा समय नहीं मिला, मैं इसलिए स्लाइड नहीं बना पाया उस पर। तो ये पंचालिका मतलब गुड़िया, यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात मुझे लगता है। और आगे बढ़ते हैं। फरसु मतलब फरसा। बको संस्कृत का शब्द भी है और पाली का शब्द भी है, और हिंदी में भी बक बोलते हैं बगुला को। जो मैंने कहा था एक बार कि जो हिंदी के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो बहुतायत में पाली में पाए जाते हैं। हम लोग बचपन पढ़ते हैं काक चेष्टा बको ध्यानम, तो वही ये बको है, बको मतलब बगुला। और यहाँ होता है भटो, भट बोलते हैं सैनिक को, तो भटो हो गया मतलब सैनिक। और ये समय पहले बता देता है 10 मिनट का। मकुटो मतलब मुकुट, जो सिर पे बांधते हैं, मुकुट सिर पे पहनते हैं। यति बोलते हैं सन्यासी को। और रथ, र से रथो, रथ। लबुजंग, ये रथंग भी हो सकता है, यहाँ पर रथों की जगह रथंग भी हो सकता है। तो लबुजंग, लबुज कटैल,
वंशो बांस, ससो खरगोश, और ह से हृदयम मतलब हृदय। और ये ल, ये हिंदी में इसका प्रयोग नहीं है, पर मराठी और पाली में मराठी में आज भी बहुत ज्यादा इसका प्रयोग है, और पाली में भी कहीं कहीं प्रयोग होता है, बहुतायत में तो नहीं है। और ये लास्ट में अंग है, अंग बोलते हैं इसको हम लोग, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। इसको स्वर में भी नहीं है, निग और उसमें नहीं है, इसको निगृहित शब्द कहते हैं या बनते जी जो, हाँ जी बनते जी, इसको निगृहित भी कहते हैं, अनुस्वर भी कहते हैं। आप बताइए निहाल जी, क्या कह रहे हैं आप? जी बनते जी जो वह है जो वंशो है, बांस, बांस तो ये नपुंसकलिंग है, हाँ तो इसमें तो नहीं नहीं, अगर वंश, वो आना अगर हम चाहिए। इसको नहीं, वो यहाँ वंशो, अगर हम इसको वंश कर देंगे तो पाली में वंश भी होता है, जिस जो परंपरा जिसे कहते हैं। हाँ, तो इसका पाठ्यपदिक क्या रहता है वहाँ ये बांस का? इसको ये वंश वंश होता है, वंश वंशा होते हैं। वैसे इसको बेलू भी बोलते हैं। जैसे पाली में इसके जगह आप बेलू वनंग भी, जैसे वेलू भी बोलते हैं बांस को, हम लोग पढ़ते हैं ना राजगीर में बेलू वन। जी। तो वो बेलू वन जो बांस का बनता, तो इसका दूसरा शब्द वेलू भी होता है ना। तो वेलू अच्छा। शब्द भी होता है। तो यहाँ कहीं कहीं उसका अपवाद, कुछ चीजों में यहाँ अपवाद भी हैं, बहुत सारे शब्द अपवाद के रूप में मिलेंगे, उसको धीरे धीरे जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हम, वैसे हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इतने हमारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, व्यंजन शब्द होते हैं यहाँ तक। अब चूंकि जी बनते जी, हाँ जी सुन रहा हूँ। आपने जो फरसू फरसा, इसका एक प्रकार का ये हथियार माना जाता है। फरसा हथियार होता है, फरसा हथियार ही होता है। गड़ासा, कहीं कहीं लोग गड़ासा भी बोलते हैं, हथियार होता है। हाँ कहीं इसको फरसा बोलते हैं, कोई गड़सा बोलता है, अलग अलग जगह पर लोग क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग चीज बोलते हैं। परशुराम के हाथ में आपने फरसा देखा होगा, उनका चित्र कहीं देखा होगा, तो कहीं कहीं काली के हाथ में भी देखा जाता है, कहीं की बहुत लोग हाथ में ऐसे फरसा होता है। पहले लोग जब चारा काटने की मशीन नहीं होती तो फरसा या गड़ासा से काटा जाता था गांव में चारा। पता नहीं बहुत तो सारे ये निगीत नहीं आना चाहिए इसमें, फरसंग या फरसू, फरसू शब्द है इसलिए वो फरसा। अच्छा। फरसू उसको जो मूल शब्द ही, कहीं कहीं मूल शब्द एज इट इज होते हैं। अगर कहीं लिखेंगे तो फरसंग भी लिखने में आएगा, उसके उसके हिसाब से जब बदल जाएगा शब्द, निगीत जब हम विभक्तियां लगाएंगे तो ये बदल जाएगा, फरसस भी हो जाएगा, फरसनिंग जाएगा, फरसंग भी हो जाएगा, वो तब बदलेगा। ठीक है, तो जब जैसे से आगे बढ़ते हैं, चिंता मत करिए, सब क्लियर होते चले जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं पाली में जो अल्फाबेट हैं, इसमें 5 वर्णों के 5 वर्ग होते हैं। यह वर्ग जो है, जब संधि को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत महत्व है, क्योंकि इन वर्गों के आधार पर संधियों के नियम बनाए गए हैं। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। पाली वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। वर्ग के पहले अक्षर के से उस वर्ग का नाम निर्धारित किया गया है, और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। बाद के जो या रा ला व 4 के 2 ग्रुप बनाए गए हैं, जो वर्गों से बाहर रखा गया। यहाँ पर इसको हमने सीक्वेंस में लिखा है, का खा गा गाना, चा छा जा जाइया, टा ठा डा डाना, तथ, और ये रा नहीं पढ़ा जाता पाली में, इसको बड़ा ध्यान देना आपको। पाली में इसका उच्चारण न ही होता है, रा नहीं होता है, न पढ़ते हैं। जिस तरह से इसको ना पढ़ते हैं, उसी तरह से पढ़ते समय इसको ही पढ़ते। मैंने शायद किसी भी क्लास में बताया है, मुझे जैसा याद आ रहा, मैंने कहा था कि पाणा तिपाता नहीं बोलते हैं, पाना तिपाता बोलते हैं। वे रमणी नहीं बोलते, वे रमनी बोलते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना। और यार अलावा सल शहल रंग, इस तरह से ये शब्द पाली में होता है।
अब यहाँ पर हम इसको और उसमें देखें तो ये जो स्वर हैं, ये स्वर को दो भागों में बांटा गया है, रस्सासरा दीघासरा, मतलब हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। रस्सा मतलब हर्ष, दीघा मतलब दीर्घ, शरा तो स्वर होता ही है। तो रस्सा स्वरा मतलब हर्ष स्वर छोटा, अ ई उ, ये सब उसमें हर्ष में आते हैं, और दीघा आ ई उ ए ओ, अगर यही ए होता तो ये रस में चला जाता, इसलिए ये उसमें नहीं है। उसमें 3 शब्द होते हैं, रस्सा सरा के 3 शब्द होते हैं, और बाकी सब जो है जो दीघा स्वर में आते हैं। तो 3 रसासुरा, 5 दीघासरा, और शेषा व्यंजना, जितने शेष हैं वो व्यंजन हैं। यहाँ पर भी आधा यहाँ बनेगा। हाँ जी बंदे जी, रस्सा मतलब लघु होगा। हाँ, मैंने हर्ष बोला, हर्ष मतलब भी छोटा होता है, लघु ठीक कहते हैं, जी छोटा जी हर्ष। जी। इस जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो दीर्घ और हर्ष पढ़ा जाता है। हा के नीचे एक श्रा निकला होता है और वाह बना होता है, हर्ष बोलते हैं। हा के नीचे एक छोटा सा निकला होता है, फिर आधा सा होता है और वाह होता है, तो उसको हर्ष बोलते हैं। तो हर्ष और जी दीर्घ जी। 2 शब्द होते हैं, तो उसको रस्सा दीघासरा, इस तरह से हमारे यहाँ पे पाली में ये कुल मिलाकर के 41 वर्ण होते हैं। तो आज मेरे पास बस 2 मिनट का समय और है, इसलिए मैं आगे का कुछ उस पल वाला चीजें को जैसा हर रोज रिपीट करने का प्रयास करते थे, नहीं कर पाए। कल हम जो है कल की चीजों को थोड़ा रिपीट करके आगे जो छोटे छोटे सेंटेंस बनाने का जो प्रक्रिया, इससे वर्ण के बाद में हमारा जो क्लास प्रारंभ होगा वह जो है इसी से होगा। और कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि जैसे पाली में री शब्द नहीं होता, री होता ना एक, जो 2 मिनट बता उसमें हम और कुछ चीजें कर लें। कहाँ गया? नहीं, ये नहीं, जिसमें हम ऋषि लिखते हैं ना, जैसे हम ये वाला बंदे जी क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ आप ये शब्द जो सामने लिखा है ये दिख रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ, अनस्टेबल आ रहा है लिख कर। ये री शब्द दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस सर। जैसे ऋषि लिखते हैं, ये दिख रहा है? जी जी दिख रहा है। यस सर। तो ये हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पाली में ये शब्द नहीं होता है। इसकी जगह पे अगर कहीं ये शब्द लिखना, जैसे ऋषि लिखना हो, जैसे हमको ऋषि लिखना हो, तो हम इसकी जगह री जो होता है, यहाँ पर इसकी जगह पे कुछ शब्द होते हैं, जैसे कहीं कहीं री का ई हो जाता है तो ऋषि को इसी बोलेंगे, और कहीं कहीं री का ऊ हो जाता है, जैसे ऋतु है तो उतु हो जाता है। ऋतु मतलब जो ऋतुएं होती हैं, सर्दी गर्मी बरसात ऋतु बोलते हैं, उसको उतु बोलते हैं पाली में। पाली में इन ऋतुओं को उतु कहते हैं, ऊ आगम हो जाता है। जैसे ऋषभ है तो ऋषभ का भी उषभ हो जाता है, और इस तरह से पाली में होता है। और लरा लिखा जाता है, वो पाली में नहीं होता, ए नहीं होता, ओ नहीं होता है। तो जो ए है, जैसे हम ये वाला ए भी, ये वाला कपड़े ए वाला ए भी पाली में नहीं होता। लेस देन 1 मिनट बचा है, जो कुछ भी हम लोग एक कुछ सेकंड बचे हैं, 10-20 सेकंड बचे होंगे, तो इसकी जगह पे ए हो करके उसको छोटी ए मान लेते हैं। जैसे एरावण होता है, वैमानिक शब्द है तो बेमानिक हो जाता है। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो, और अ के स्थान पर ओ हो जाता है। अ शब्द जहाँ होता है, ये जहाँ कहीं लिखा होगा तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे गौतम का मैंने उदाहरण दिया था,